इसको देखते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक चित्र आ गया है, ठीक है ना। चित्र में लिखा है डिसएडवांटेजेस ऑफ द डिप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपीस अगेंस्ट द यूएस डॉलर, है ना। यूएस डॉलर के मुकाबले में भारत की कहाँ पे क्या गिरावट हो रही है, डिप्रिसिएशन यानी अवमूल्यन क्या हो रहा है ना। ठीक है, थोड़ा सा इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम कहें कि अगर हम कोई चीज़ को इंपोर्ट करेंगे तो सबसे पहले सीधे हम आ रहे हैं विषय पे ही आ रहे हैं कि $1 अगर 80 रुपए का है, $1 अगर 54 रुपए का है, $1 अगर 55 रुपए का है, $1 अगर 75 रुपए का है, तो जैसे जैसे डॉलर के मुकाबले में रुपया डिप्रिशिएट करेगा वैसे वैसे हमारी देनदारी बढ़ जाएगी। लेकिन कहाँ कहाँ बढ़ेगी उसको समझने के लिए आप इसमें थोड़ा आइए। हमने क्या किया कि जब इंपोर्ट की बात करते हैं तो ये महंगा हो जाता है, और इंपोर्ट में हम क्या करेंगे, इंडियन इंपोर्ट में हम क्या करते हैं, एक तो तेल मंगाते हैं, क्रूड ऑयल, ऊपर लिखा है क्रूड ऑयल। माना हमने गैस की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई उपकरण है, जैसी चीज़ें डॉलर में खरीदता है, मतलब जैसे ये चीज़ें हम क्या करते हैं, रुपए में नहीं लेन देन करते हैं। आप समझे ना। ऐसा नहीं है कि हमने अ, अब जैसे रशिया से हम तेल लेते थे रूबल और रुपए में कर लेते थे, लेकिन अगर टेक्सास से आप तेल लाएंगे तो वहाँ तो अमेरिका का डॉलर ही चलता है। अभी देखेंगे ईरान ने क्या किया, युआन में हो रहा है। अब एक बैरल युआन की जो कीमत होगी उसी में हम रुपए को कन्वर्ट करके पैसा देंगे। लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम लोग डॉलर के मामले में भी देखें, क्योंकि वो भी बहुत चालाक है। हो सकता है युआन को डॉलर से टैली करके लेन देन उसमें किया हो, लेकिन अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप सिंगापुर चले जाइए, अभी आप सिंगापुर जाइए, पता नहीं करंटली क्या होगा। अ, जैसे मैं माना सिंगापुर गया, 54 रुपये इक्वल टू $1 था वहाँ का उस टाइम। अब शायद ज़्यादा होगा, 65-68 से कम नहीं होगा, 70 से। ठीक है, तो अब मैं अगर कोई चीज़ ले रहा हूँ, उसने कहा $2 है, तो मुझे खट से क्या आएगा, मेरा 108 रुपया इसमें लगेगा। अब चले जाइए आप हांगकांग। अब हांगकांग में जाएंगे तो वहाँ पर 3 तरीके की, मतलब आपको 2 तरीके की मुद्रा दिखाई देगी। रेट उसमें लिखा रहता है सामान में, डॉलर में भी लिखा रहता है और वहाँ चाइना के रुपए में भी लिखा रहता है। आप चाहे जिसमें लिखा हो, आप उसी करेंसी के हिसाब से कन्वर्ट करके देंगे। जैसे मैं हांगकांग के एयरपोर्ट पे, मैंने बहुत दिन से यार 2-3 दिन था वहाँ, भूख लगी थी। भूख इन द सेंस ये कि मनमाफिक दाल-भात रोटी खाने वाले हम लोग आदमी विदेश चले जाते हैं, यहाँ-वहाँ की चीज़ खाते हैं, मन नहीं भरता है। तो मैं एयरपोर्ट पर, मुझे आलू मटर की सब्ज़ी और चावल एक जगह दिख गया। तो मैंने सोचा यार खा ही लेते हैं, क्या पता कुछ इसमें तीखापन आ ही जाए। और वो कितने का था, 1 प्लेट छोटा-सा ऐसे, एक बाउल में थोड़ा-सा सब्ज़ी और चावल, वो ₹900 का था वो। 900 का हमारे लिए था, बट डॉलर के मुकाबले तो उसके लिए तो ऐसे ही था। आप समझे ना? तो जहाँ पर भी हमको रुपए में जब कोई चीज़ चुकानी है और जहाँ जिसका रुपया है उसके एवज़ में हम देंगे पैसा। थाईलैंड में चले जाइए, अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब पता चला 1 थाई इक्वल टू ₹2 है। लेकिन यही वियतनाम वगैरह में चले जाइए तो आपको रुपए क्या पता वैल्यू। अब जैसे नेपाल चले जाइए तो उनका हमारा 1 रुपया उनका हो सकता है कि डेढ़ पौने ₹2 के बराबर हो। ऐसे-ऐसे अलग-अलग जगह वैल्यू है ना, तो जहाँ रुपए का डॉलर के मुकाबले या उस करेंसी के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम होगी, वहाँ हमें ज़्यादा चुकाना हुआ दिखेगा। तो अब तेल आप कहाँ से मँगाते हैं? तेल ऐसी जगह से तो मँगाते नहीं हैं, जिनकी करेंसी गिरी हुई है। और डॉलर में लेन-देन है तो डॉलर में आप समझ लीजिए अमेरिकन डॉलर के हिसाब से थोड़ा। तो इसमें क्या है, हमारा तेल, गैस और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जब $1 जो भी रुपया हो जाता है, यानी $1 इक्वल टू चाहे ₹5 हो, ₹50 हो, ₹95 हो जाता है, तो वही चीज़ ज़्यादा रुपए में खरीदनी पड़ती है। यानी ये $1 अगर यहाँ ₹1 हो, तब उन्होंने कह दिया कि क्रूड ऑयल भैया $115 प्रति बैरल है मान लिया, तो हम ₹115 दे के ले चले आएँगे। अब उन्होंने कह दिया कि 115 जो है, हुँ, 115 जो डॉलर है, अब इसी में हम क्या करेंगे,
$1 इक्वल टू अगर 94 भी है तो हम मल्टीप्लाई 115 करेंगे, तब जाकर के ये 1 बैरल तेल की कीमत निकाल पाएंगे। तो चुकाना बढ़िया पड़ेगा। अगर हम यही 90 हो, यही 80 हो, यही 50 हो, तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, यानी आयात महंगा होता हमारे लिए। उदाहरण के तौर पे जैसे कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा और पेट्रोल डीजल फिर महंगे। अब सरकार अगर क्रूड ऑयल महंगा लगा मंगाती है तो जग जाहिर है कि देखो रिफाइनरी चलो वही लेगा, पेट्रोल पंप वाले भी लाभ वही लेंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। लेकिन अगर सरकार को ही तेल महंगा मिला, जैसे हम टमाटर अगर 40 रुपए किलो लाएंगे, तो अगर हमारी सर्विस 10 रुपए 1 किलो पे है तो हम 50 में बेचेंगे। लेकिन वही टमाटर अगर हम 30 रुपए किलो लाएंगे तो हमारी सर्विस नहीं भी बढ़ाएं, हम 10 लें तब 40 में बेचेंगे। यानी ये डिपेंड करता है कच्चा माल हम कहाँ से उठाते हैं। अब अगर कच्चा माल महंगा हो रहा है तो सरकार अगर उसी रेट पे तेल बेचना चाहे तो वो क्या होगा, कीमत ज्यादा दे रही है, जनता के लिए कीमत नहीं भी बढ़ रही है, लेकिन कोष से पैसा ज्यादा जा रहा है। इधर आओ, एक ये समझ लिया आयात पे इसका फर्क आपने देख लिया, मोटा मोटा समझते जाओ, है ना। अब इसमें देखिए आगे क्या आया, हमने देखा कि महंगाई का क्या होगा, इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, इससे महंगाई कैसे लगेगी। आयात जब महंगा हो जाता है ना बेटा, तो उत्पादन लागत उसकी क्या करेंगे हम, बढ़ जाएगा। कोई भी चीज का आयात महंगा करेंगे तो प्रोडक्शन लेवल उसका थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ सकती है। जैसे हमने लकड़ी जो है 100 रुपए के लाएंगे तो मेज की कीमत बढ़ जाएगी। अब अगर हम उसमें सब्सिडाइज्ड कर दें, सपोज मुझे ये डाइस बनाना है और इस डाइस को जब लक्कड़ मंडी में मैं लकड़ी लेने के गया तो कंप्लीटली 1.5 गुना कीमत लकड़ी की हो चुकी थी, और हम सोचें कि डाइस 5,000 की ही बेचेंगे और लकड़ी की कीमत 1.5 गुना बढ़ चुकी है, तो या तो फिर आप कोई धर्म काम काज कर रहे हैं, तब तो ठीक है, सरकार वैसे वेलफेयर का काम करती है, ना बढ़ाए। जैसे क्रूड ऑयल का रेट तो बढ़ रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया भी डिप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन सरकार अभी भी पेट्रोल वहीं रोक के बैठी है। लेकिन आपने देखो गैस 60 रुपये बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया ना, तो वो कहीं ना कहीं से मैनेज करना उनका ड्यूटी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भी यार 5 स्टेट में इलेक्शन इसलिए नहीं बढ़ा रहे हैं। क्या पता अभी स्टेट इलेक्शन खत्म हो जाए तो 10 रुपये लीटर तेल का रेट बढ़ जाए, क्या मालूम। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है कि क्रूड ऑयल का रेट बढ़े और सरकार बड़ी चुपचाप बैठी रहे। क्यों, 1 रुपये लीटर तेल कम करने में इनकी हालत खराब हो जाती है, और इतना ज्यादा क्रूड ऑयल का रेट बढ़ रहा है, डॉलर डिप्रिशिएट कर रहा रुपया उसके मुकाबले में, तेल का रेट वहीं ठहरा हुआ है। तो इसके पीछे इलेक्शन एक बड़ी वजह है, और इसी को देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि इलेक्शन इसलिए होते रहने चाहिए, इससे सरकारें नियंत्रण में रहती है। कम से कम कुछ दिनों तक पेट्रोल तो और सस्ते मिलते तो रहेंगे। नहीं, हाँ, एक साथ इलेक्शन हो जाएगा, 5 साल तक पता नहीं क्या करेंगे। इधर देखो, इसका असर आम चीजों पर पड़ता है। अब आम चीजों पर कैसे पड़ेगा, मान लो आपने क्रूड ऑयल महंगा किया, हम महंगा छोड़ दो, महंगा छोड़ो तुम, महंगा नहीं हुआ क्रूड ऑयल, रुपया डिप्रिशिएट कर गया, कीमत तो फिर भी हम ज्यादा चुकाएंगे। ज्यादा की कीमत में अगर पेट्रोल का या डीजल का रेट बढ़ता है तो जो सब्जी लद के आती है गांव से यहाँ शहर में, वो पालक आलू महंगे होने लगेंगे कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाएगा ना। तो वही चीजें खाने पीने की चीज क्या हो जाएंगी, बिजली पानी सब पे उसका असर पड़ जाएगा। तो एक तो महंगाई बढ़ जाती है, आयात महंगा और महंगाई भी हो जाती है अंदर भी, और इससे क्या होगा, एक प्रकार से इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ गया। ये थोड़ा सा आप दो चीज को रखिए, एक आयात को रखिए और एक रखिए महंगाई का। अगर आप हेडिंग समझते जाएंगे तो इसी से समझ जाएंगे कि रुपए के डिप्रिशिएट होने से क्या नुकसान होता है। इंटरव्यू में पूछ ले, कहीं मेंस में लिख रहे हैं, आप बता सकें। आगे है प्रेशर ऑन कंपनीज, कंपनियों पर क्या दबाव है, जिन कंपनियों का आयात ज्यादा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, उनकी लागत बढ़ जाती है तो मुनाफा हो जाएगा, कम हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं। अगर मैं टमाटर 40 रुपए किलो मंडी से लाता था और उस टमाटर को मैं 50 रुपए में बेचता था, अब वही टमाटर हमको 45 रुपए में मिलता है,
और मैं बेच 50 रुपए में ही रहा हूं, तो मैं क्या घटा रहा हूं? अपना मुनाफा घटा रहा हूं। ठीक है, यहां तक तो हम भी झेल गए, लेकिन अगर टमाटर 50 का मिल गया वहां, तो अब 50 को लाए, 50 को बेचे, तो हम यहाँ हवा खाने आए हैं। अब हम उसको 55 को कर देंगे कि चलो यार 5 तो मिले कम से कम। मुनाफा कम के बावजूद भी महंगाई बढ़ जाती है, तो कंपनियों पे दबाव होता है, क्योंकि महंगाई बढ़ाने, कंपटीशन भी है और फिर प्रेशर भी है कि आप महंगाई नहीं बढ़ाएंगे, मुनाफे थोड़े कम कर लीजिए। लेकिन कितना? आप थोड़ा रुपया को डिप्रिशिएट होता है उसको ठीक कर लीजिए ना, आप भी तो कुछ करिए। एक कदम हम आगे बढ़े तो आधा कदम तो आगे आगे बढ़िए, हम ही करते रहें। ये सब अर्थ तकनीक है। इसलिए इकोनॉमिक्स जो है ना, एक शास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र नहीं है, अर्थ तकनीक है। इस टेक्नोलॉजी को जो जस्टिफाई कर ले गया, वो कम पैसे में भी बड़े बड़े भव्य काज कर लेता है, और जो अर्थ की तकनीक को समझ ही नहीं पाया, वो फंस जाता है। इधर देखो, चौथा है क्या ना, इधर देखिए, हायर एक्सटर्नल डेप्ट बर्डन, विदेशी कर्ज। एक है विदेशी कर्ज, जैसे कर चुका है, बोला तो अभी, अगर रुपए की वैल्यू गिरेगी तो पैसा जो लिए हैं डॉलर के मुकाबले ज्यादा देना पड़ेगा ना। मान लो हमको $100 लौटाना है किसी को, तो 80, अगर रुपया 80 का डॉलर होता तो हम कितना देते $100 के मुकाबले? 8,000 रुपये देते। इतना भी नहीं गिरा है। हाँ, $100 का मुकाबले कितना, 80 रुपए का होता तो 8,000 देते। अब कितना देंगे? जो भी होगा करंटली। ठीक, तो $15 $14 हमारा एक्स्ट्रा जा रहा है ना। एक कमाई इतनी थोड़ी हो रही है, तभी तो कर्जा लिए थे। तो एक प्रकार से डेप्ट, विदेशी कर्ज को चुकाना महंगा हो जाता है। भारत या भारतीय कंपनियों ने जो कर्ज डॉलर में लिया है, रुपए करने से उन्हें चुकाना महंगा हो जाता है। उदाहरण, अगर डॉलर माना 70 रुपए का था, तो अब 92 रुपए, यानी कि कर्ज क्या हो जाएगा? कर्ज बोझ बढ़ जाएगा। अगर 70 का होता और अब तो 95 भी एक बार पार कर गया था, तो कर्ज बोझ बढ़ जाएगा। आप एग्जाम्पल दे देना बस ऐसे ही, कि अगर 70 का डॉलर होता तो इतना, 70 रुपए एक डॉलर के मुकाबले, और करंटली अगर 94-95 हो रहा है, तो हमारा कर्ज बोझ बढ़ेगा। यानी जो किस्त हम 12 में चुकाते, हो सकता है अब 14 किस्त लेना पड़े। समझ गए ना? अब आता है यहाँ पे निवेश। निवेश आपको ज्यादा करना पड़ेगा ना। हाँ, क्यों भाई? हाँ, अच्छा, रुपए का डिप्रिशिएशन होगा, डिवेल्युएशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा? रुपए की वैल्यू गिरेगी तो क्या होगा? रुपए के कमजोर होने से विदेशी निवेशक पैसा निकाल सकते हैं। क्या समझे? क्योंकि उनको क्या होगा, रुपए निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि उनको डॉलर के मुकाबले क्या होगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? उसकी वैल्यू गिर रही है। इधर देख, क्योंकि उन्हें डॉलर में कम रिटर्न मिलता है, इससे शेयर बाजार गिर सकता है। गिर रहा है धड़ाधड़। देखते पढ़ते उड़ते हैं कि नहीं? हाँ, शेयर बाजार उजार पढ़ते हैं कि नहीं? तो ये हेडिंग और बना लीजिएगा, विदेशी कर्ज महंगा हो जाएगा, और विदेशी निवेश पे ये निवेशक जो है पैसा निकाल सकते हैं। और देखो, विदेशी यात्रा और पढ़ाई महंगी हो जाएगी। क्यों? आप अमेरिका का टिकट खरीदेंगे, इंग्लैंड का खरीदेंगे, तो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा ना। हाँ, और पढ़ाई, विदेश में फीस, होटल, टिकट सब डॉलर में, रुपए गिरने पर भारतीयों के लिए खर्च बढ़ जाता है। चालू खाता घाटा बढ़ सकता है। आयात महंगा, ज्यादा पैसा बाहर जाता है, निर्यात उतना तेजी से नहीं बढ़ता। ठीक है, ये 7 कंडीशंस आप अपने दिमाग में रख के चलिए। हम्म, आया समझ में? हम्म, अब देखो ये कंक्लूजन। अब अगर हम इसको इस एंगल से देखें, फटाफट जैसे समझ लो एक बार, तब कंक्लूजन में चल के याद आ जाएगा। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का अवमूल्यन का नुकसान, यानी पैसा जो है हमारा क्या हो रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है।
लगातार पैसा धड़ाधड़ गिर रहा है ना, 95 पार कर गया। आपने सीधा देखा क्या कि हमारा जो आयात है वो महंगा हो जाएगा, जो भी चीज़ आयात करते हैं महंगा हो जाएगा, क्रूड ऑयल ऑयल गैस वगैरह ये सब हमको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। फिर आपने फटाक से देखा कि इससे महंगाई क्या होगी, महंगाई बढ़ जाएगी इससे। अगर आप इसको देखेंगे कि महंगाई बढ़ रही है ये, तो महंगाई कहाँ बढ़ेगी, आपने फटाफट देखा कि महंगा हुआ तो आना जाना, लोडिंग फोडिंग, बस का किराया, ये वो सब बढ़ेगा। ठीक, उसके बाद आपने कंपनियों पे दबाव होगा। कंपनियों पे दबाव किस बात का होगा, एक तो महंगाई मत बढ़ाओ तो ज़्यादा है, जाहिर है मुनाफा कम लो। लेकिन कंपनियां एक लिमिट के बाद आपका साथ नहीं, जैसे मुझसे कोई कहे कि आप फीस मत लीजिए, मैं कहूँगा बिजली का बिल कहाँ से देंगे। अभी आपने सुने होंगे ना कि गवर्नमेंट बिजली का बिल की कीमत बढ़ाएगी, सुने कि नहीं? हाँ, आपको अपने ही घर में रहते रहते, आप अपने घर में 5 साल पहले और 5 साल बाद किस कीमत पे रह गए हैं, कभी आपको अंदाजा मिला? आपकी थाली का जो भोजन होता है, आज से 6 महीना पहले और आज से 6 महीने बाद, 6 महीना पहले और 6 महीने बाद में, जितनी थाली में आप 6 महीना पहले खाते थे, आज वही थाली, उसके रेट बढ़ गए। पनीर का रेट बढ़ा, थाली का रेट बढ़ेगा। सब्जी का रेट बढ़ेगा, थाली का रेट बढ़ जाएगा। गेहूं चावल का रेट बढ़ेगा, थाली का रेट बढ़ जाएगा। आपका घर में, जो घर में आप रहते हैं, अगर उस पर टैक्स लग गया, आपके बिजली का किराया रेंट बढ़ गया, पानी का बिल थोड़ा आपने बढ़ा दिया, तो जो पानी आप इस्तेमाल करते थे वही ज़्यादा कीमती हो गया, जो बिजली इस्तेमाल करते थे वही ज़्यादा की, यानी अब आपका 6 महीने पहले, 6 महीने बाद, अरे साल 2 साल पीछे आगे भी कर सकते हो, का जो आपका एक प्रकार से कीमत थी उसी घर में रहने की, वो बढ़ती जा रही है। और अगर आपकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है तो इसी को दरिद्रता बोलते हैं। गरीबी जानते हैं क्या होती है? लाइफ क्वालिटी भी ना बढ़े, लाइफ सस्टेन कर पाए, उसी की कीमत चुकाते रहो और इनकम जनरेट ना हो। राजा महाराजाओं के किले बिक जाते हैं ऐसे में। इसीलिए गवर्नमेंट का देखे होंगे जो आदमी होता है वो इंक्रीमेंट उनके चक्कर में लगा रहता है। उसको लगता है यार कुछ सैलरी बढ़ जाती, वेतन आयोग आ जाता, थोड़ा सा और पैसा मिलता, क्योंकि साल भर जिस सैलरी को वो पाता है, वो सैलरी अगर जनवरी की अगर आप तुलना करें कि जनवरी मान लो कोई 1 लाख रुपए पा रहा है, तो उसकी अपने फैमिली पे जो मैंडेटरी एक प्रकार से एक्सपेंडिचर है, जैसे रसोई का भोजन है, गैस का सिलेंडर है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, साफ सफाई है, ये सब चीज़, मैं बुखार जुकाम बीमारी परेशानी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ब्याह शादी की, जो दिनचर्या का हिस्सा है जिसके बगैर कोई काम नहीं चलेगा, उसमें रसोई का गैस आपने 60 रुपये बढ़ा दिया, तनख्वाह वही है। हर 1 महीने में 20 दिन में अगर उसका गैस का सिलेंडर खत्म हो रहा है, तो 60 रुपये उसका एक्सपेंडिचर अपनी ज़िंदगी में बढ़ गया उसका। आपने क्रूड ऑयल में रेट बढ़ा, आपने भी टैक्स बढ़ा दिया, या आपने नहीं टैक्स बढ़ाया, फिर क्रूड ऑयल मतलब जो भी था कीमत आपने बढ़ा दिया। अब वही एक्टिवा, वही कार में पेट्रोल ज़्यादा पीने लगेगा। आपने बिजली का बिल बढ़ा दिया, वही बिजली जितना वो 100 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट चलाता था, उसकी कीमत ज़्यादा देने लगेगा। आपने कभी गौर किया होगा जब पानी का मीटर नहीं था, तो आप पानी का बिल कम देते थे। पानी का मीटर लगा हुआ है, आप बिल ज़्यादा चुकाते हैं, पानी उतना ही इस्तेमाल करते हैं, बट बिल ज़्यादा देते हैं। पर इनकम वही है। ऐसे अगर आपकी जो इनकम है, अगर वो जनरेट ना हो, बड़ी ना हो, तो उसी इनकम में से ये एक्सपेंडिचर जाते-जाते एक दिन क्या होता है कि दरिद्र हो जाता है व्यक्ति। इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर की तुलना में भी जनरेट करना चाहिए। गवर्नमेंट वेतन आयोग लाने में तो पता नहीं कहाँ रह जाती है। इंक्रीमेंट बढ़ाते-बढ़ाते भी उनको तबीयत हरी रहती है, और अपना लेना हो तो कैसे खटाखट बढ़ाते हैं। इससे पब्लिक जो है, पब्लिक डोमेन में थोड़ी हलचल रहती है कि लाइफ यार कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ाएँगे, कैसे जिएँगे। आप देख लीजिए, आप बच्चों को स्कूल को जाके देख लीजिए, प्राइवेट स्कूल में जाके देख लीजिए। अभी इस समय किताब कॉपी मिल रही है, जाके देखिए तो केजी वाला बच्चा भी 5-6 हज़ार किताब कॉपी खरीद रहा है। उसकी फीस ऑटोमेटिक 10% आराम से बढ़ जाती है, आप तुलना कर लीजिए जाके। और एक कमाल की बात क्या है, जैसे किसी स्कूल में आप गए एडमिशन लिए कक्षा 6 में, तो कक्षा 6 की, 7 की, 8 की, 10 की, 11 की फीस का जिल्ड लगा रहता है उसमें। हमारा ऐसा मानना है निजी तौर पे, वैसे मैं अगर शिक्षा मंत्री कोई मुझे बना दे, वैसे कोई बनाएगा नहीं,
तो एक बार मैं इसमें संघर्ष करना चाहूँगा कि जैसे आप माना किसी कॉलेज में प्रवेश ले लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई में या इंटर कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, कहीं पर भी या अपने स्कूल में ही, तो मेरा ये मानना है कि जो बच्चा आ गया है, उसकी फीस अगर आपने जो क्लियर कर रखा है कि नेक्स्ट ईयर हम ये लेंगे, तो उसकी फीस भी नेक्स्ट ईयर वही लीजिए, उसका फीस मत बढ़ाइए। एक, नहीं समझ में आई बात? दूसरा, जब बच्चा दूसरी क्लास में जाता है तो उसकी जो नए बच्चों जैसा कोई बिहेवियर मत करिए, जैसे एडमिशन फीस है, कुछ इस तरीके की चीजें, फॉर्मेलिटी वाली चीजें। और तीसरी चीज है कि आप किताब वो वाली मत बंटवाइए जिसमें आपको मार्जिन ज्यादा मिलती है। आप जाके देखिए, सब अपना अपना किताब चलाता है वहां पे। और यही उकता करके नेपाल का प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने क्या किया, सारा प्राइवेट स्कूल ही बंद कर दिया, एक किताब होगा बस। हाँ, अब यार कैसे मैनेज करेगा, ये बड़ा गजब अजब काम कर गया वो तो। अब कोचिंग वोचिंग भी जो ये छोटी मोटी होती थी, इन पे भी बैन लगा दिए। हमारी कोचिंग पे नहीं है। हमारी कोचिंग पे इसलिए नहीं है कि हम लोग थोड़ी बच्चे थोड़ी पढ़ाते हैं, हम तो बच्चों को बाप को पढ़ाते हैं। हाँ? कहने का मतलब है कि हम लोग कोई बोर्ड एग्जाम को थोड़ी पढ़ा रहे हैं, वो तो स्कूल वाले यूनिवर्सिटी से पढ़ पढ़ के लोग आते हैं यहाँ पे। ये कोचिंग थोड़ी है, तो सर्विस सेक्टर है, हम लोग कोचिंग थोड़ी है। हुँ? ऐसे कोचिंग अगर बंद करेंगे तो फिर तो क्रिकेट में भी कोच होते हैं, उनका भी नियुक्ति बंद करो, कबड्डी में भी बंद करो, फुटबॉल में भी बंद करो, बैडमिंटन में कोच होते हैं बंद करो, ये गेम खेलता है इसके भी यहाँ कोच होते हैं, सब कोचिंग ही बंद कर दोगे। मोबाइल अगर आप बंद करेंगे तो 17-18 साल तक के बच्चों को बंद करेंगे ना, बुढ़ा आदमी लेके घूम रहा है, कहीं मोबाइल लेके घूम रहा है, कर दो मुकदमा इस पे। हर चीज की लिमिट तय करोगे ना। 11-12 तक की कोचिंग की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके कारण ये है कि 11 से लोग बंक मार कर जेई नीट की तैयारी करते हैं, स्कूल स्कूल चल नहीं रहे हैं ठीक से। खैर चलो, खैर इसमें इसको मैं बेकारी कर रहा हूँ। ये तुमने 3-4 देख लिया ना। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हेडिंग ऐसे बनाना कि आयात में, अगर आयात महंगा होगा, रुपया गिरेगा, आयात महंगा होगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, रुपया गिरेगा, कंपनियों पे दबाव होगा, रुपया गिरेगा, विदेशी कर्ज हमको ज़्यादा चुकाना पड़ेगा, महंगा हो जाएगा, रुपया गिरेगा, निवेशक पैसा निकालने लगेंगे, निवेश पर असर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, विदेश यात्रा और पढ़ाई महंगी हो जाएगी, रुपया गिरेगा तो चालू खाता का घाटा बढ़ सकता है। अब इसमें कंक्लूजन में जाएंगे तो डिप्रिसिएशन ऑफ द रुपीस लीड टू, रुपए की गिरावट के क्या नुकसान है, महंगाई बढ़ती है, आयात महंगा होता है, विदेशी कर्ज महंगा होता है, आर्थिक अस्थिरता आती है। हालांकि इस पर एक चीज पे ध्यान देना है कि निर्यात को कुछ फायदा भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय सामान सस्ता लगता है थोड़ा, समझ गया ना। कोई भी आदमी क्या करेगा, निर्यात को ज्यादा मंगा सकता है। जैसे टमाटर 40 रुपए अगर 50 रुपए किलो है, तो हम गए तो 1 किलो लेके आए, लेकिन उसने कहा 20 रुपए किलो है, तो क्या पता हम 2 किलो ले लें, सस्ता लगा तो। आपने कभी गौर किया होगा, आप कोई कहे कि संतरा है, संतरा बोलेगे कि 70 रुपए किलो है, 100 रुपए का 1.5 किलो है, तो आपने कहा कि 2 किलो दोगे 100 का, उसने कहा चलो ले लो, आपको 2 किलो दिया तो आपने 2 किलो ले लिए। अगर वो कम नहीं करता तो क्या पता 60 रुपए दे करके आप 1 ही किलो लाते, बार्गेनिंग के बाद भी। आप समझिए बात को, हालांकि इतना सस्ता नहीं है। हाँ, एक बात बता रहे हैं, इसीलिए कभी देखे होंगे आम उम है, जब आम का सीजन आएगा कोई भी होता है दुकानदार, तो हमेशा बोलता है कि साहब आलू भी देख लीजिए, आलू कहेगा इतना रुपए किलो है, 5 किलो इतने का है, तो आपको लगता है थोड़ी सस्ती है, 5 ही किलो ले लेते हैं। तो सस्ता होने से, यानी रुपए के डिप्रिशिएशन से निर्यात की संभावनाएं बढ़ भी जाती हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह घाटा ही होता है, यानी हर जगह घाटा होगा, आयात में हमें घाटा होगा, आयात में नुकसान होगा, महंगाई बढ़ेगी, विदेश में जाएंगे पढ़ाई के लिए, निवेशक पैसा नहीं, ये सब तो होता रहेगा। लेकिन साथ साथ एक जगह यह है कि कुछ चीजें जो हम बेचना चाहते हैं वो लोग खरीद सकते हैं, ज्यादा ज्यादा निर्यात हो सकता है। यही इसका मर्म था, ठीक है। अब इधर आओ, इतना समझ गए हैं कि नहीं, इधर आओ, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू डिप्रिसिएशन ऑफ द इंडियन रुपीज अगेंस्ट द यूएस डॉलर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो हेडिंग था वही यहाँ आंसर भी है, ठीक है। हेडिंग क्या था कि भारतीय रुपया जो है डॉलर के मुकाबले डिप्रिशिएट कर रहा है, गिर रहा है।
भारतीय रुपए के अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अवमूल्यन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह आयात को सस्ता बनाता है। क्या बनाएगा? महंगा करता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो गया ये स्टेटमेंट। यह बाह्य ऋण के बोझ को बढ़ाता है। हाँ, राइट है। चलो इसको राइट कर देते हैं। यह आयातित महंगाई को बढ़ा सकता है। हाँ, जो हम इम्पोर्टेड हमारे होते हैं, बढ़ाएगा। हाँ, शिक्षा बढ़ाएगा। ठीक है। यह विदेशी शिक्षा के लिए क्रय शक्ति को बढ़ाता है। यहां से पढ़ो। इट इम्प्रूव्स परचेजिंग पावर ऑफ द फॉरेन एजुकेशन। क्या करेगा बेटा? हाँ, हाँ, विदेश जाने वाले लोग हिल जाएंगे, थोड़ा कम कर देंगे, उत्साह नहीं बढ़ेगा। टिकट महंगी, पढ़ाई महंगी ना। यही तो पढ़े हो ना अभी। अब उत्तर खोजो कितने से? दो तीन, दो तीन है भी इसमें। बी ऑप्शन होगा इसका उत्तर। सरल था ना सवाल? सरल कैसे हुआ प्रीति? इस क्वेश्चन सरल कैसे हुआ? आपने इसको पढ़ा। अगर वो सेगमेंट ना पढ़े होते तो ये क्वेश्चन आसान था यार। गलती किया मैंने, पहले क्वेश्चन दिखाते तब पढ़ाते। हैं? जवाब ना मिलता? क्यों? कितने लोगों की तरफ से जवाब मिल जाता? इसका एक मिल जाता। दे देते जवाब आप। रुको अगली बार देखेंगे। अगली बार बात करेंगे, है ना। चलो, एक सवाल और लिया हूं, प्री का ही है केवल। पढ़ो क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वीकिंग इंडियन रुपीज। रुपए के कमजोर होने के संभावित प्रभावों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? बताओ। मिल गया। ईंधन की कीमतों में वृद्धि। हाँ, संभव है। इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस, ये बढ़ सकता है। ये वाला पहला वाला। दूसरा क्या है? विदेशी यात्रा की लागत में कमी। गलत है क्या ये? अच्छा, इसको चलो गलत कर देते हैं। आयात निर्भर उद्योग पर दबाव। हाँ, चलो इसको सही कर देते हैं। चालू खाता घाटा में वृद्धि। हाँ, आपने देखा होगा लास्ट में हेडिंग था ये वहां पे ना। तो क्या उत्तर हो गया? एक तीन, ये उत्तर हो गया। आसानी से निकल गया ना उत्तर। हम्म, बस यही है। अब इसी को प्रश्न मेंस टाइप का बना दे, यही रीजंस लिख दीजिए, हो गया।